नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। दुधारू पशुओं में गलघोटू रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। गन्ने की फसल में बारिश के पूर्व किए जाने वाले प्रबंधन। प्रदेश के जो किसान पशुपालन से जुड़े हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बारिश के मौसम में अक्सर पशु कई घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक रोग है गलघोटू रोग। इस रोग की वजह से पशुओं के उत्पादन में काफी कमी आ जाती है और कभी कभी तो पशु की मौत भी हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए पशुपालकों को इस रोग के प्रति सचेत रहते हुए पहले से ही पशु का बचाव करना होगा। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे एक अज्ञात बीमारी जिसके बारे में बोलते हैं कि अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है और अभी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जो गर्मी थोड़ी सी होती है और अचानक बारिश आ जाती है, वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, इसमें कीटाणु बढ़ने लगते हैं। तो अज्ञात बीमारी तो ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग अनुमान से कहें तो गलघोटू एक बीमारी है जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गायें जो हैं या जो पशुधन है वो अगर चरने जाते हैं या अपना खाना खा रहे हैं, स्टॉल फीडिंग भी हो रही है, तो वो शाम के समय में चर के आते हैं तो वो उस समय ठीक रहते हैं। रात तक में उनके गले से गला फूलने लगता है और नाक से आवाज़ आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। शाम तक में, रात तक में ये डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ही आपको पता चले कि ये नाक से इसमें पानी आ रहा है, आवाज़ जो है घों घों की आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है, ठीक से बुखार काफ़ी तेज़ है, खाना नहीं खा रहा है, तो अगर हम तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 2-3 घंटे या 5 घंटे भी लेट हुआ तो वो मृत्यु हो जाती है, तुरंत निमोनिया हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। तो वो वहाँ पर किसान भाइयों को लगता है कि कोई अज्ञात बीमारी शाम तक सही था और सुबह में मर गया। तो ये इस तरह से गलघोटू का बहुत आक्रामक बीमारी होती है और कंटेजियस है, मतलब छुआछूत की बीमारी है। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं। उपचार भी है लेकिन इसका बचाव भी है। बचाव के लिए हम लोग के पास टीका है। टीका जो है गलघोटू का टीका उपलब्ध है। ये गलघोटू के लिए जो अभी उपयुक्त समय है, अभी हम लोग बरसात शुरू होने से पहले टीकाकरण करा सकते हैं। टीका का नाम गलघोटू का टीका, एचएस का टीका, एचएस इंग्लिश में नाम है, ऐसे गलघोटू का टीका इसी नाम से उपलब्ध है। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं लेकिन इसी के नाम से, गलघोटू के टीके के नाम से उपलब्ध है। और वो 2 से 3 ml उसमें चमड़ा में या मांस में दीजिए। थोड़ा सा सावधानी इस चीज़ में रखना पड़ता है कि ये ठंडा में लाना पड़ेगा आपको अपने
घरों तक, और ठंडे समय में जब दिन का तापमान ठंडा रहे उस समय शाम के समय में जनरली हम लोग टीकाकरण करते हैं, और तब तक इसको बर्फ़ में इस टीका को रखना आवश्यक होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, भले बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन झारखंड सहित बिहार के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। ऐसे में जो किसान गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनके सामने खरपतवारों की समस्या के साथ साथ फसल में कीट और रोगों की समस्या भी आ रही है। इसमें गन्ने की बढ़वार बाधित होती है, इसलिए समय रहते गन्ने की फसल का प्रबंधन करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं ICAR के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी। किसान भाइयों नमस्कार। जो गन्ने की खेती करते हैं इस पे विशेष रूप से ध्यान दें कि हम देखते हैं कि गन्ने में कीट और बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम पहली अवस्था में बात करते हैं गन्ने में, तो सबसे पहले कीट लगता है जिसको शूट बोरर बोलते हैं। जब एक फसल 1 से 1.5 महीने की होती है तो इसमें शूट बोरर और प्लेसी बोरर लगता है। गन्ना की फसल में अगर बुआई के समय कुछ बातों का ध्यान रखा गया है तो कीटों का प्रकोप बहुत ही कम होता है। गन्ने में वैसे तो कई सारे कीट लगते हैं, लेकिन इस समय बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिन पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी होता है। अंकुर और जड़ भेदक कीट का प्रकोप मार्च से जून माह तक रहता है। इसका प्रकोप होने पर पौधों के बीच की गोव सूख जाती है और इसे खींचने पर आसानी से खींच जाता है, और इस गोब को सूंघने पर सिरके या शराब जैसी गंध आती है। और सड़ने की वजह से जो पौधे की बढ़वार है वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत सारे शूट्स और निकलते हैं। तो इसी पे किसान भाई अगर बुआई के समय में ध्यान देते हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए, शूट बोरर के लिए, तो बुआई के समय में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या इमिडाक्लोप्रिड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। बुआई के समय में उसको जो जहाँ पे शूट्स लगा रहे हैं उसमें डालें, तो इससे क्या है कि कीट का अर्ली अवस्था में आपका नियंत्रण हो पाएगा। इस अगर आवश्यकता हो तो इसी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसके होल्ड में ऊपर में जहाँ जो होल्ड रहता है उसमें आप दानेदार जो कीटनाशक है उसको डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही फसल बढ़ती है, बारिश का शुरू होता है मौसम और बारिश से ठंड में गन्ने की फसल पहुंचती है, तो वहाँ पे आपको टॉप बोरर और जो स्टेम में हर नोड में एक कीड़ा अंदर एंटर करता है, पिल्लू, और उसकी वजह से आपका जो गन्ने की फसल है उसमें काफी नुकसान होता है। अगला कीट है टाप बोरर यानी चोटी बेधक। इसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है और ये पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है, और इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। ये लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारा बन जाती है। तो उस समय में उस कीट को नियंत्रण करना मुश्किल होता है, और ऐसे इलाके में जहां उस कीट का प्रकोप होता है तो उस इलाके के लिए जो संशोधित जो रेजिस्टेंट कीट रोधी वैरायटियां हैं गन्ने की, उन्हीं की बुआई करें। में अगर आवश्यकता हो तो क्लोरपायरिफॉस दवा को आप में दे सकते हैं, और बुआई के समय में अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड या जो पहले फ्रेटरा हमने बात किया है, इन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस कीट को नियंत्रण करने के लिए अगर आप छिड़काव करते हैं तो हमारे शोध में पाया गया है कि कीट नियंत्रण उतना नहीं हो पाता है जितना आपने कीटनाशकों का प्रयोग किया है। ध्यान रखें, इस रसायन का छिड़काव करते समय स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके। किसान भाइयों, ये जरूरी नहीं कि आप इन सभी बेधक कीटों को कंट्रोल करने के लिए रसायनों का ही प्रयोग करें। बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिससे अपनाकर इन कीटों का बिना रसायनों के कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे जो लाइट ट्रैप्स है उसका प्रयोग करें, पहली बारिश के समय में ज़रूर करें। इसके भ्रंग इसके तरफ में आकर्षित होंगे, और नीचे पानी में आप कैरोसिनाइज्ड वाटर रखिए, थोड़ा कैरोसिन डाल दीजिए, तो उसके जो एडल्ट है वो कंट्रोल होंगे। दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है गन्ने में। इसमें देखते हैं कि इसकी पहचान ये है कि जो गन्ना के जो शूट्स हैं उसके अंदर खा करके पूरा मिट्टी भर देती है और पूरा बहुत ज़्यादा गन्ने को नुकसान करती हैं। तो दीमक के कंट्रोल के लिए आसपास का जो बंड्स हैं उसको साफ रखें, और सिंचाई के जल के साथ में अगर आवश्यकता हो
तो क्लोरपायरिफॉस दवा को आप सिंचाई के साथ में दे सकते हैं। और बुआई के समय में अगर आपने इमिडाक्लोप्रिड या जो पहले फ्रेटरा हमने बात किया है, इन जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो दीमक का प्रकोप कम होता है। जिन इलाकों में दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो, किसान पहले से ध्यान दें और समय समय पे जो सिंचाई जल है उसके साथ में क्लोरपायरिफॉस या अन्य जो कीटनाशक है उनका प्रयोग करते रहें। और ज़रूरत हो तो जो कीट ग्रसित जो भी जितना भी गन्ना हो उसको समय समय पर हटाते रहें। साफ सफाई ज़रूर रखें, गन्ने को बांध के रखें, अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाएं, समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें। इन सब क्रियाओं को अगर आप कीटनाशकों के साथ में भी करेंगे तो गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप कम होगा और आशा है कि इससे आपका प्रबंधन अच्छे से रहेगा। में निकाय गुराई का समय आ गया है, क्योंकि हल्दी किसान भाई आप लोग मई महीना में ही लगा चुके होंगे। अभी आप हल्दी में घास आ गया होगा, जिसे कि निकाय गुराई करना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुराई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। और निकाय गुराई के बाद उसमें कोड़नी करना पड़ता है। कोड़ने के बाद जो है हम उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी चढ़ाने के समय हम लोग उसमें खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बुआई के समय आप लोग नाइट्रोजन दिए होंगे। नाइट्रोजन के मतलब कि आप यूरिया दिए होंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए होंगे और DAP दिए होंगे। तो अभी जो है जब हम निकाय गुराई कर लेंगे, उसके बाद उसमें कोड़नी कर लेंगे, तो मिट्टी चढ़ाने के समय हम उसमें आप ये डालेंगे, यूरिया डालेंगे। यूरिया आपको 35 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना है और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 40 kg के हिसाब से डालना है। आप यूरिया जो है 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पुनः उसका प्रयोग करें। ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। जब मिट्टी चढ़ा लिए, खेत में पूरा नमी रहे, तो आप प्रति कतार में यूरिया जो है डाल देंगे। अगर बारिश हो जाती है, जैसा कि इस बार सुखाड़ चल रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो हमें उसमें सिंचाई करना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है तो सिंचाई की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं पड़ती है। उस समय आपको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। इस प्रकार से हम करेंगे तो उम्मीद है कि आपका फसल जो है अच्छा होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बलगांव, जिला औरंगाबाद के कृषक नितिन कौशिक ने। ये लेयर मुर्गियों के पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो नितिन कौशिक जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं, जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में।
अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वैरायटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति हैं उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियाँ ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियाँ 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही ज़रूरी है। मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए, कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियाँ अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें।
आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या बोलता है और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतःपरजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18bihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।